Good morning, ninth class. So we are discussing about the chapter 13. Why do we fall ill? In yesterday's class, we have discussed about the health, definition of health, public health services, health differences between health, being healthy and disease free, types of diseases हमने किए थे. इस टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आगे इस चैप्टर में और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझेंगे. तो चैप्टर का नेम है अपने Why do we fall ill? नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिजीजेस. हाँ, नाइन्थ क्लास. कुछ पॉइंट्स नोट किए मैंने. नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिजीजेस. जो बीमारियां हो जाती है, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, बार बार हम डिजीज क्यों हो जाते हैं, तो उनके क्या क्या कॉजेज हैं. तो अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे बच्चों, तो हमें पता चलेगा कि क्यों हम बार बार बीमार पड़ते हैं और हम बचे रह सकते हैं अगर हम कुछ सावधानियां रखें, कुछ प्रिकॉशन रखें, तो वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. फर्स्ट है डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन एंड वर्म्स. सबसे इंपॉर्टेंट कारण है माइक्रो ऑर्गेनिज्म.
बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगाई है, प्रोटोजोन्स हैं, वर्म्स हैं। तो ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओके बच्चों, और जनरली जब मौसम चेंज होता है, जब सीजन चेंज होता है, तब टेम्परेचर फेवरेबल हो जाता है। जैसे कि आप देखो सितंबर के आसपास का जो टाइम है वो कंफर्ट वाला होता है, अपन सब कंफर्ट में रहते हैं। इसी तरीके से जो फरवरी मार्च का जो टाइम होता है वो भी कंफर्ट वाला होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर रेंज है उस समय 30-35 के बीच में या 27 तक रहता है। तो जैसे हमारे लिए ये कंफर्ट वाला होता है, वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए भी ये फेवरेबल होता है। और वहाँ उस समय आप देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसी कारण से कहते हैं कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तब सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय जितने भी माइक्रोब्स हैं वो एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। तो बच्चों इन्फेक्शंस के कारण से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। बच्चों हम जो भोजन लेते हैं, हम जो फूड लेते हैं, वो बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। उनमें सभी प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी होने चाहिए, तभी हम हेल्दी बने रह सकते हैं। अगर लंबे समय तक अगर हमारी डाइट में, हमारे खाने में, हमारे भोजन के अंदर अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारे अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ सकती है। अगर हमारे भोजन में विटामिन नहीं है, हमारे भोजन में जो है मिनरल्स नहीं है, तो लॉन्ग टाइम के बाद में उनकी डेफिशिएंसी हमारे अंदर आ सकती है और उनकी कमी से कुछ डिजीजेस हो सकती हैं। तो वी शुड टेक द बैलेंस्ड डाइट इन आवर मील, है ना। हमारे मील के अंदर बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए हमें, जिससे हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट भी हो और हेल्थ भी बनी रहे। आपको पता है कि जो फुटपाथ पर लोग हैं, जो भिखारी जो लोग होते हैं, तो वो भी खाना तो वो भी खाते हैं, भूखे वो भी नहीं रहते, लेकिन उनके अंदर एक हिडन हंगर होती है, हिडन हंगर हो जाती है, क्योंकि वो हमारी तरह बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो उनके बॉडी में लंबे समय तक ऐसा होने पर क्या है, या तो प्रोटीन की कमी हो जाती है या विटामिन की कमी हो जाती है। ओके बच्चों, तो पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एक कारण है डिजीज होने का, बीमार हो जाने का। नेक्स्ट लेते हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बच्चों कुछ डिजीजेस, सम ऑफ द डिजीजेस आर दोज which are caused by genetic abnormality, है ना, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मान लो किसी फैमिली के अंदर अगर हीमोफीलिया का जीन है, तो ये जो जीन है ये जनरेशन बाय जनरेशन अगली पीढ़ी से उससे अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट होता रहता है। इसी तरीके से हमारे बीकानेर में भी कई सारी ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि आरबीसी की कमी रहती है, ब्लड की कमी रहती है। तो ऐसे फैमिलीज हैं, तो उन पेरेंट्स से उनके बच्चों में ये जीन चला जाता है, फिर उनसे अगली पीढ़ी में चला जाता है, ठीक है ना। तो जेनेटिक डिसऑर्डर, तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कारण हो सकती है। नेक्स्ट लेते हैं लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और कुछ समय के बाद में वापस से जो है बीमारी उठ खड़ी होती है और व्यक्ति जो है बार बार बीमार पड़ता रहता है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि काफी सारी ऐसी जो बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेज हैं, उनके वैक्सीन डिस्कवर हो चुके हैं, वैक्सीन प्रोड्यूस हो चुके हैं, और जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम जो हेल्थ प्रोग्राम्स है उनके द्वारा 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को जो है टाइम टू टाइम 3 मंथ से या 6 मंथ से वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसमें जिस भी डिजीज का जो वैक्सीन होता है उसके वायरस को या बैक्टीरिया को किल करके उसके एक्सट्रैक्ट से एक वैक्सीन बना ली जाती है, फिर उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारा बॉडी ये सोचता है कि कोई फॉरेन पैथोजन है, तो हमारा बॉडी, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती हैं, और हम नेक्स्ट टाइम जब रियल इन्फेक्शन होता है तो उस बीमारी से बच जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो वैक्सीनेशन होना जरूरी है। वैक्सीनेशन होने से क्या होगा, इम्यूनाइजेशन आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इम्यूनाइजेशन क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट पावर है, तो ये वैक्सीन के द्वारा डेवलप की जाती है। नेक्स्ट लेते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब दिल्ली में बात करें, दिल्ली में बच्चों एयर पॉल्यूशन बहुत है, तो वहां पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत है, ठीक है ना। कई जगहों पर वाटर पॉल्यूशन बहुत है, तो पानी तो हर हमारे डेली लाइफ के काम में यूज आता है, ठीक है ना, फूड में भी काम आता है। तो वो पानी में जो भी हैवी मेटल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो धीरे धीरे टॉप लेवल पर, अगर फूड चेन की बात करें, भोजन के लिए जो ऑर्गेनिजम्स की जो चेन होती है उसे फूड चेन कहते हैं, तो टॉप लेवल पर हमेशा ह्यूमन बीइंग ही होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है
कि ह्यूमन बीइंग में जो है जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं, वो एक्यूमुलेट होती चली जा रही हैं और उससे फिर कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजीजेज। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लेते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों कुछ एक एग्जांपल्स देखें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फर्स्ट है सार्स वायरसेस।
बच्चों कुछ एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर आगे हम और पढ़ेंगे कौन कौन सी डिजीजेज हैं, कैसे कैसे वो ट्रांसमिट होती है, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं सार्स वायरस। 2002 में एक बीमारी, जैसे अभी कोरोना फैला है वैसे ही सार्स फैला था। वो इतनी बड़ा पेंडेमिक नहीं रहा, लेकिन वो भी एक मतलब ट्रांसमिटेबल कम्युनिकेबल डिजीज थी। सार्स वायरस के द्वारा होती थी। सार्स सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता था। उस समय जिन भी व्यक्तियों में हुआ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट किया। तो ये सार्स वायरस से होता है, और जब व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स के साथ में वो वायरस ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में। ओके, तो इसका जो साइज है वो 500 नैनोमीटर या 0.5 माइक्रोमीटर या 0.001 मिलीमीटर होता है। सेकंड लेते हैं ट्रिप्नोजोमा। ट्रिप्नोजोमा बच्चों एक प्रोटोजोन है। आपको मैं बता दूं बच्चों, वैसे आप एक 5 किंगडम, रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। तो बच्चों बैक्टीरिया एक अलग ग्रुप है जिसको किंगडम मोनेरा में रखा गया, जो कि सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। जो किंगडम मोनेरा है, जो रॉबर्ट विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया। तो उन 5 ग्रुप्स के जो नेम हैं वो हैं मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम मोनेरा के अंदर उन्होंने यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। तो ये एक अलग ग्रुप है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सबको रखा। थर्ड उन्होंने किंगडम दिया फंगाई। फंगाई के अंदर उन्होंने मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। और एनिमल्स के किंगडम एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को क्लासिफाई किया जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर वाले हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो ट्रिप्नोसोमा है ये किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है। तो ये प्रोटोजोन है। ये क्या है? प्रोटोजोन है जो कि प्रोटिस्टा का ग्रुप है, और इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ये किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है एक, और इसके द्वारा एक्ने हो जाता है, जैसे कि पिंपल्स वगैरह जो है, रैशेज वगैरह हैं इनके ऊपर, वो हो जाते हैं। 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है इनकी जो लेंथ है। फिर लेते हैं अडल्ट राउंड वर्म। बच्चों किंगडम एनिमेलिया जब आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, तो वहां पर एक ग्रुप है एसके हेलमिंथेस। तो जिसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, राउंडेड होते हैं, तो उन्हें हम राउंड वर्म कहते हैं। तो जो अडल्ट राउंड वर्म है वो भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। दे आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस है, और ये हमारे एब्डोमेन के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पेन, एब्डोमेन पेन क्रिएट करते हैं, वीकनेस ला देते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं लीशमानिया। लीशमानिया भी बच्चों एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है एंड इट कॉजेज द काला अजर। काला अजर एक डिजीज है जो कि लीशमानिया डोनोवेनी के द्वारा कॉज होती है, और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ओवल शेप होती है लीशमानिया की। तो ये बच्चों कुछ एक एग्जांपल्स दे रहा हूं, दिए हैं मैंने आपको, जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। एक और आप रीड कर लें इनको, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो इन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज होते हैं डिजीजेस के। मैं पॉइंट्स इसलिए लिख रहा हूं बच्चों क्योंकि आपके लिए ये चीजें नई हैं, तो शायद आप रीड भी कर पाएंगे ऑनलाइन में और फिर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, आप सबको मैं थोड़ा सा काउंसलिंग भी करना चाहूंगा आपका, कि 9th, जैसे आप 8th से 9th में आते हैं तो आपका लेवल जो है स्टडीज का थोड़ा सा हाई हो जाता है, और 8th तक आप चैप्टर रीड करते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको सारा कॉन्सेप्ट नोट्स के फॉर्म में लिखवा देते हैं, या फिर हम नोट्स के फॉर्म में देते हैं। तो उन नोट्स के फॉर्म में देने से क्या होता है कि पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है वो कवर हो जाता है, एनसीईआरटी पार्ट भी कवर हो जाता है, कॉम्पिटिटिव पार्ट भी कवर हो जाता है, क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे, उसी में से ही बनते हैं।
ओके बच्चों, तो जब भी आप तैयारी करें तो पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ें, पूरे नोट्स को पढ़ें या पूरे चैप्टर को ही रीड करें, तो जो बीच के क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे और जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस हैं वो भी उसमें सॉल्व होते हैं। ओके बच्चों, थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो गया है, शुरू शुरू में आपको चीजों को समझने में शायद प्रॉब्लम आती होंगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपका आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप नॉलेज गेन करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं कि एक्चुअली बच्चों को ये पता नहीं है पढ़ाई कैसे करनी है। बच्चों मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप मॉर्निंग की जो क्लासेस हैं सारी क्लासेस ज्वाइन किया करें। आप एक आप अपने घर पर एक अलग सेपरेट रूम में एक टेबल चेयर लगा लें अगर पॉसिबिलिटी है। वहां आप अपने मोबाइल को या पीसी को या अपने लैपटॉप को वहां रखें या टैबलेट को वहां रखें, और जैसे आप क्लास में टेबल चेयर पर एक डिसिप्लिन में बैठ के क्लास लेते हैं वैसे ही घर पर भी आप रोजाना क्लास लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक एनर्जी का जो है ट्रांसफर होगा आपकी बॉडी के अंदर, आप सही से क्लासेस ले पाएंगे और समझ पाएंगे। सारी क्लासेस ज्वाइन करें, कोई भी अवॉइड ना करें आप। जब क्लासेस फिनिश हो जाएं तो उसके बाद दोपहर में आप खाना लंच लें, रेस्ट करें, जो भी है आप इवनिंग में आप जो अपना 2 घंटे रिटर्न वर्क को दें आप, और शाम को आप 8 बजे से बैठ सकते हैं पढ़ाई के लिए। 8 बजे से बैठें आप और बैठ के जो भी आपको आज पढ़ाया गया, सेम डे जो पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज कीजिए। पहले आप चाहें तो एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिए, देन फिर आपके जो नोट्स हैं उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो डेली जो पढ़ाया जा रहा है, डेली अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपका नॉलेज जो है वो एकदम बढ़ता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और आपकी नॉलेज को वो शार्प करेगा। ठीक है, जो आपकी स्टडीज है, सेल्फ स्टडी से कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको स्ट्रांग बनाती है, ये आपको स्टेमिना देती है हायर क्लासेस में भी इस तरीके से पढ़ाई के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस तरीके से पढ़ाई के लिए। ठीक है, आज एक डॉक्टर, आज एक आईएएस जो है रोजाना सिटिंग देते हैं, 5 to 7 आवर्स की सिटिंग देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरी चीज बच्चों, 3 आवर्स का आप स्लॉट सेट कर सकते हैं, उसमें आप 45 मिनट साइंस के लिए रख सकते हैं, 45 मिनट मैथ्स को दे सकते हैं, 40 या 45 मिनट आप इंग्लिश को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में आप तैयारी कर सकते हैं। 40 मिनट आप 40 या 45 मिनट आप एसएसटी को दें आप। तो सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, हिंदी को भी समय जरूर दें। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका नॉलेज शार्प होगा और आप अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये मैं ऑर्गेनिज्म और कुछ डिजीजेस लिख रहा हूं, आप इसको रीड करते रहें, रीड जरूर करें। बैक्टीरियल डिजीजेस मैं बता रहा हूं यहाँ पर, टाइफॉइड, कॉलेरा, टीबी। टीबी भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट लेते हैं टिटनस।
एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग, थर्ड स्किन फंगाई के द्वारा स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चों। जो दाद खाज जो होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन हैं जो कि फंगल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं। फोर्थ है प्रोटोजोन। जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा मलेरिया भी एक प्रोटोजोन डिजीज है। काला अजहर, अमीबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, फिर लेते हैं वर्म। वर्म्स में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, एलिफेंटाइसिस, बस बच्चों ध्यान से देखिए, बोर्ड के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं डिजीजेस के बारे में। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके डिजीजेस हैं। लास्ट तक बने रहे हैं आप बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा है अच्छे से। बच्चों ऑनलाइन में भी अगर आप रेगुलर हैं और अच्छे से ज्वाइन करते हैं, अगर आप अटेंशन देते हैं, तो श्योरली आप अपनी पढ़ाई को बेटर पाएंगे, समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लेते हैं वायरसेस। बच्चों वायरसेस वैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का पार्ट है। और वायरस जो है जनरली इनर्ट पार्टिकल्स हैं, इनएक्टिव पार्टिकल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर होने पर। जब ये किसी होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं, किसी एनिमल की बॉडी में जब एंटर होते हैं या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तब ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि इनके अंदर खुद का कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, खुद का प्रोटोप्लाज्म है नहीं, खुद का कोई मशीनरी है नहीं। ओके, तो वायरसेस के द्वारा बच्चों कॉमन कोल्ड, जो सामान्य जो सर्दी खांसी जुकाम जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सभी जो है वायरल डिजीजेज हैं, वायरसेस के द्वारा होती हैं। सेकंड लेते हैं बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इनके द्वारा कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी, टिटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं फंगाई। फंगाई जो है बच्चों ये मल्टी सेलुलर है, हिट्रोट्रॉफिक है और जनरली ये स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है। जो दाद या खाज खुजली होते हैं वो इनके द्वारा होता है। और फंगाई कब ग्रो करते हैं? जब इनको हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है और मॉइस्चर मिलता है। यही कारण है कि जो समर गर्मियों के दिनों में जो है फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। कारण यह है कि गर्मी ज्यादा होती है, पसीना आता रहता है, स्वेटिंग होती है, तो मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर की वजह से वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही साथ आप किसी का टॉवल यूज कर रहे हैं, कंघा यूज कर रहे हैं, कपड़े किसी के पहन रहे हैं, तो वहां से वो इन्फेक्शन फिर एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता रहता है। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोजोन डिजीजेज। बच्चों जो प्रोटोजोन डिजीज है, अच्छा जो फंगल इन्फेक्शन बताया मैंने इसलिए जो है समर्स में जब भी हम नहा के निकल रहे हैं तो उसमें पूरे शरीर को आप पहले सुखाएं और फिर आप जो है कपड़े चेंज करें या पहने, जिससे क्या होगा कि जो नमी या मॉइस्चर है वो स्किन पर नहीं रहेगा और फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटोजोन। जो प्रोटोजोन्स हैं इनके द्वारा मलेरिया है, काला अजहर, अमीबिक डाइसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस,
ये डिजीजेज हो जाती हैं प्रोटोजोअन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। नेक्स्ट लेते हैं वर्म्स। बच्चों वर्म्स के द्वारा इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस हो जाते हैं, एलिफेंटाइटिस। जो वर्म्स होते हैं उनके द्वारा इंटेस्टाइनल इंफेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि एस्केरियासिस है। इसी तरीके से एक और डिजीज है एलिफेंटाइटिस, जो कि वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नाम के जो वर्म के द्वारा हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये एग्जांपल्स आप जरूर लर्न करें। नेक्स्ट लेते हैं एंटीबायोटिक्स। बच्चों एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है डिजीज को कंट्रोल करने में, बीमारी को ठीक करने में? हाँ जी, यस बच्चों ध्यान से देखिए। एंटीबायो लास्ट टॉपिक है, फिर अपन रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे। एंटीबायोटिक्स जो है ये कुछ मेडिसिन हैं जो कि बैक्टीरिया या फंगाई के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। जनरली जब भी हम बीमार पड़ते हैं, तो आजकल तो ये हो गया बीमारी के समय हमारा शरीर कमजोर होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो जो भी मेडिकेशन है, जो भी मेडिसिन है, उनके साथ में एंटीबायोटिक्स को जरूर ऐड करते हैं डॉक्टर्स। क्योंकि उस समय जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, तो हमारे अंदर कोई भी इंफेक्शन हो सकता है, तो उस इंफेक्शन को रोकने के लिए साथ में एंटीबायोटिक जरूर दी जाती है। ओके, अब जो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट करते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक तो बीमारी के प्रभाव को कम किया जाए, अगर बॉडी पेन है तो उसको कम किया जाए, अगर शरीर में फीवर आ रहा है तो उसको कम किया जाए, फिर साथ में एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे क्या प्रॉपर डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं बच्चों कि जो बैक्टीरियल जो इंफेक्शन है, तो बैक्टीरिया जब इंफेक्शन करता है तो उसका जो बायोकेमिकल पाथवे है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को सेल वॉल बना के बचाते हैं। जो वो हमारे अंदर आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें रोक सकता है, तो वो अपने चारों ओर सेल वॉल के द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है कि सेल वॉल के फॉर्मेशन को भी ब्लॉक कर देती है, रोक देती है सेल वॉल फॉर्मेशन के प्रोसेस को। और ठीक है, तो इस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स है हमें इंफेक्शन से बचाती है। ओके, अंडरस्टूड। 9th क्लास आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन रेज द हैंड।